हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा लेक्चर ये वाला। देखो यहाँ लिखा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड हाफ लाइफ टाइम भी बीच में लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक है, एक थोड़ा सा बड़ा है। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक। यही 2 हमारे सिलेबस में। अब आपको आस्ता आस्ता सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कैसे क्यों करते हैं इसको, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो ये आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कल के लेक्चर में जो आपने पढ़ा था तो रिवाइज करा देता हूं। देखो कल के लेक्चर में हमने देखा था यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स, ठीक। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ऑर्डर आपको पता ही है क्या होता है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो रेट इक्वेशन होती है, रेट इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की हम ये कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, इसके ऊपर जो पावर होती है अल्फा और बीटा, इस पावर का सम कर दें तो अल्फा प्लस बीटा कर दें तो हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और यूनिट्स कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था कि के जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हमने एक जनरल इक्वेशन निकाली थी कुछ ऐसे, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम की पावर -1 ऐसे करके। फिर इस कॉन्सेंट्रेशन में हमने कॉन्सेंट्रेशन का जो ऐसा यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स ये पुट किया था, तो इसकी पावर 1 माइनस एन कर दी थी, टाइम को सेकंड बोल के -1 करके फिर इसमें हमने एन की वैल्यू 012 पुट की थी, ठीक है, 012 पुट कर दी थी। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू यहाँ 0 पुट की थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 2 और सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 3 और थर्ड ऑर्डर के लिए 3, ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए 2, ठीक है, थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ। तो सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 2 पुट की थी। तो ऐसे करके हमने रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकाले थे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अगर आपको कल के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक। तो देखो आज का टॉपिक हम क्या देखने वाले हैं, तो आप लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर ये टॉपिक। देखो आप अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से लिखोगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने देखना है, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक देखना है वो एक्चुअल में एक तो देखो 2 टॉपिक हमें देखने हैं, वो एक में से ही 2 निकलते हैं। एक तो हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे। इसी के साथ ही एक देखेंगे हम आज हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक, हमारे सिलेबस में। तो यही 2 चीजें हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देखनी है, सेकंड और थर्ड ऑर्डर की हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप पहला टॉपिक अपनी नोटबुक के ऊपर ऐड कर लो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, अच्छे से लिख लो। मैं तब तक इसको यहां से हटा देता हूं, फिर आगे चलते हैं हम। तो आप ये देखो कि हमने जब रेट लिखा था किसी भी रिएक्शन का, सपोज हम बोले ए से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, हमने जब इसका रेट लिखा था रिएक्टेंट की टर्म्स में, तो हमने कुछ ऐसा लिखा था डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ऐसे करके लिखा था, इसके साथ माइनस लगाया था, ठीक है। ऐसे करके हमने रेट लिखा था, ठीक है। अब ये देखो ऐसे रेट को हमने बोला था कि ये एक किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पता ही है फिजिक्स में क्लास 11th में आपने पढ़ी होंगी 2 चीजें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि ये कुछ एक किस्म की डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन है, ठीक। जैसे आपको पता है कि जैसे हम x अगर माने तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं किसी की रिस्पेक्ट में, तो ऐसे dx बाई x ऐसे कुछ कर देते हैं, dx बाई dt या dx बाई कुछ, ठीक। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाली थी, ठीक। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो अब यहां ऊपर जो टॉपिक मैंने लिखा है इसका नाम लिखा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, जब हमने पहले ये रेट पढ़ा था तो ये थी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये डिफरेंशिएशन करके हमने निकाला था, कुछ डी करके डिफरेंशियल किस्म का है। अब देखो होता क्या है कि कुछ चीजें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही एक्सप्लेन हो जाती हैं, कहीं कहीं हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर लेते हैं, बहुत जगह ये यूज होती है।
लेकिन कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम रेट की इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालें। ठीक, देखो ये डिफरेंशिएशन करके निकाली, सपोज आप मान लो ये डिफरेंशिएशन जैसी दिख रही है तो डिफरेंशियल करके निकाली। अभी हम डिफरेंशिएशन का उल्टा भी तो कर सकते हैं। ठीक, तो हमने तो कुछ नहीं किया, साइंटिस्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि कहीं कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो यूज होती है रेट में, रेट निकालने के लिए या ऑर्डर निकालने के लिए या कुछ निकालने के लिए, और बहुत सारी जगह जरूरत पड़ती है कि हम क्या करें, इसी रेट की इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालें। इंटीग्रेटेड का मतलब है, देखो जैसे इसको डिफरेंशियल करके निकाला है उसको इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ यही जो इंटीग्रेट करके इक्वेशन निकाली जाती है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ठीक, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। कुछ मतलब नहीं है, जैसे ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसी तरह बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन करके इसी रेट, मतलब ये जो रिएक्शन हमने यहाँ ली ना, ऐसी रिएक्शन लेके इसकी सिंपल सी इंटीग्रेशन करके इक्वेशन को ही निकालेंगे हम, ऐसी इक्वेशन को बोल देंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक, तो आपको अगर आपका मैथ्स नहीं है तो आपको फिजिक्स तो थोड़ी थोड़ी पता ही होगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में तो थोड़ा आइडिया आपको होगा ही, ज्यादा आइडिया हमें चाहिए भी नहीं, हमें थोड़ा सा आइडिया ही चाहिए। ठीक, तो अब इसको हटाते हैं, तो अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। यहाँ तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे, और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस डिफरेंट होती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब आप यहाँ ऊपर टॉपिक जब आपने लिख लिया तो नीचे आप एक लाइन ऐड कर सकते हो। आस्ता आस्ता चलेंगे, बहुत ही पेशेंस के साथ, आपने भी नोटबुक निकालनी है। ठीक है, और नोट्स बनाने अच्छे से, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना है आगे तो फिर नोट्स बनाकर चलना है। ठीक, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक पॉइंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस, ये लिख सकते हो आप एक लाइन कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मींस दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन is proportional ठीक है, to zero power of the concentration, to zero power of the concentration of reactants। ठीक है, ये आपको एक लाइन ऐड करनी है। ठीक, इसको लिख लो, फिर समझते हैं कि क्या लिखा है, तब तक मैं इसको यहां से फिनिश कर देता हूं। देखो सिंपल है, एक लाइन ऐड करनी है और कुछ नहीं है। तो क्या लाइन है, टॉपिक आपने डाल दिया है ऊपर, तो आपने यहां एक लाइन ऐड करनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये मतलब है कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जीरो पावर के बराबर। मतलब देखो ये मतलब है, हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ रिएक्शन, मतलब हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, और वो जो रिएक्शन है वो है क्या, वो रिएक्शन है हमारी ये, ए से हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक, ए से हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक, और आपको ये तो पता ही है कि ए क्या चीज है, ये रिएक्टेंट है, ए से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्टेंट है। ठीक, अब देखो, अब जो ऊपर लाइन लिखी है उसका मतलब यही है, वो तो आपको पहले से ही पता है कि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना चाहूं तो रिएक्टेंट की टर्म में रेट कैसे लिखूंगा इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए रेट ऐसे लिखेंगे, ऐसा लिखोगे ना, रेट इज इक्वल टू के, ठीक, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0। ठीक, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, देखो ऐसा क्यों लिखा मैंने, आपको पता है कि अगर कोई रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर है, हमारी अगर रिएक्शन कोई जीरो ऑर्डर है तो उसके लिए रेट जो होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट की पावर 0 होता है। ठीक है, यहां 0 है ना, यहां 0 है, मतलब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। तो वही यहां मैंने लिखा है ऊपर कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ब्रैकेट ए का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसकी 0 पावर के बराबर रेट होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये तो आपको पहले से ही पता है। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर बोलूं तो रेट क्या होगा, रेट इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के बराबर होगा। सेकंड ऑर्डर बोलूं तो सेकंड पावर के बराबर होगा। वही बात है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है या फिर 1 है या फिर 2 है। तो यहां अगर ए के ऊपर 0 पावर है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के, ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन हमने, देखो हमने काम ही 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए करना है, तो जो रिएक्शन लिखी उसको हमने मान लिया कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, दैट्स इट। ठीक, तो रेट क्या होता है, इसकी पावर 0 के बराबर होता है। अब आपको ये पता है कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है। कोई भी चीज है उसके ऊपर अगर 0 पावर होगी वो पूरी की पूरी चीज 1 के बराबर हो जाएगी, मैथ्स का रूल होता है। अब देखो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू के, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। के है क्या चीज यहाँ, के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है। ठीक, आपको ये तो पता ही है, क्योंकि अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, वो आपको देखने ही पड़ेंगे। ठीक, अब देखो रेट इज इक्वल टू के बराबर है। हमने ए की पावर 0, देखो ना ए की पावर 0 है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। ठीक, ये पूरी टर्म हो जाएगी 1, ये पूरी टर्म 1 होती है। अभी हमने देखा किसी चीज की भी पावर 0 हो 1 हो जाती है। अगर ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, 1 इंटू के करेंगे तो के 1 द के आएगा, तो रेट इज इक्वल टू के बराबर हो गए। ठीक है, अब आप ये देखो इस रेट को हम इस रिएक्शन के लिए हम रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस ए के लिए डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट लिखो, तो वही पुराना कंसेप्ट। ठीक है, तो वही पुराना कंसेप्ट। तो क्या लिखोगे, रेट इस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखोगे, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट लिखो रिएक्टेंट की फॉर्म में। तो आप ऐसा लिख सकते हो इस रेट को, ये जो रेट है इस रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट, ये जो रेट यहां लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी टी और साथ में माइनस। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू के। देखो कुछ भी नहीं है, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, एक रिएक्शन ली उसको 0 ऑर्डर बोल दिया। 0 ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन आपको लिखना आता ही है, के इंटू ए की पावर 0, मतलब रेट ला एक्सप्रेशन वो आता ही है आपको। तो ए की पावर 0 मतलब के हो गया। ठीक, तो रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट के नीचे ये लिख दिया, क्योंकि रेट अगर हम लिखें इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऐसे लिखते हैं, यही इंस्टेंटेनियस रेट को डिफरेंशियल रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा आगे, क्या ये एरो लगाना है तो लगा सकते हो आप। अब देखो अब हम क्या करें, इसको इस dt को इस साइड मल्टीपल कर सकते हैं, इस तरफ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, इज इक्वल टू इस dt को इधर मल्टीपल करेंगे तो k dt हो जाएगा। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मुझे ये माइनस इस तरफ भेजना हो, इस तरफ, तो मैं इस माइनस को यहां से हटा के सीधा यहां लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरफ लगाओ इस तरफ लगाओ, एक ही चीज है। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस को भी उधर भेज दिया, माइनस इसके साथ लगा दिया, तो डी ए माइनस उधर भेज दिया, डी टी इधर लिख दिया। ऐसा ये मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स होते हैं, आपको ये पता ही है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। आपने देखा होगा कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो डी ए वाली होती है या फिर कोई डी टी होता है ना, इसके ऊपर ऐसा साइन लगा देते हैं। ठीक, ऐसा साइन होता है इंटीग्रेशन का, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। ठीक, यहां हम अभी लिखेंगे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कंफ्यूजन लेके नहीं चलना है। मैं यहां लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करनी है, एक ये साइड है एक ये साइड है, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ ये साइन लगा देंगे। डी ए की इंटीग्रेशन करनी है, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए की इंटीग्रेशन करनी है, ये लगा दिया, इज इक्वल टू माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन करनी है, ये लगा दिया। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लिमिट लगाएंगे। अब हम सपोज करते हैं, यहां पे सपोज हम लिखते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली थी, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एंड यहां लिखो ए टी इज कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक,
ऐसे लिख लो, ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी तो यहां लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी। आपको पता है ना, अगर मैं कोई भी रिएक्टेंट लेता हूं, ए से प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक, तो आपको पता है जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उस टाइम मैं बोल देता हूं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट, ठीक। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उस टाइम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं कि टाइम उस टाइम जीरो था, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई थी, टाइम जीरो था, उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन हो गई ए नॉट। अब जब टाइम टी हो गया, टाइम टी इज इक्वल टू कुछ टाइम बढ़ गया तो रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई ए टी, ठीक है। ऐसा करना है बस, तो वही मैंने यहां लिखा है। सपोज ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां जो मैंने रिएक्टेंट लिया इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, और वो कब थी, टाइम टी पे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, और ए टी कॉन्सेंट्रेशन हो गई टी पे, ठीक। इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ये चीजें लिमिट में लगानी है। लिमिट का मतलब आपको पता ही है, आपको थोड़ा थोड़ा तो फिजिक्स थोड़ी तो पढ़ी ही होगी, आपने 11th पढ़ी है, तो आपको पता है यहाँ डी ए है हमारी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कितनी थी, यहां लिख लो ए नॉट, बाद में कितनी हो गई, यहां इसके ऊपर लिख लो, यहां लिख लो इसके ऊपर ए टी हो गई, ठीक। ये टी जो है ये सबस्क्रिप्ट में लगाना है, सबस्क्रिप्ट आपको पता ही है क्या होता है, मतलब ए के नीचे लिखना है ऐसे टी, ठीक। तो ये ए टी हो गई, मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं, ये ए टी हो गई बाद में कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन पहले कितनी थी, ए नॉट, बाद में हो गई ए टी। ए नॉट कितने टाइम पे थी, टी इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक। और ए टी कब हो गई, यहां लिख दो, लिख दो टी इज इक्वल टू टी टाइम पे ए टी कॉन्सेंट्रेशन होगी। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि यहां ये टाइम है ना, यहां डी टी टाइम है, तो यहां टाइम की लिमिट लगानी है। जब कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी तब टाइम जीरो था, जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई ए टी हो गई तो तब टाइम टी था, बस जीरो से टी तक लिमिट लगा सकते हो आप, ठीक है। ये टी लिखा है, ठीक। इतना तो आपको पता ही होगा कि लिमिट कैसे लगाते हैं, ठीक, क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो ना, आपको पता है आपने बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, वही बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, ठीक। ये लिमिट लगा रहे हैं जब, तो ये हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे वहां भी लगाएंगे। आपको यहां समझ में आ गया होगा कि बस हम ये देखते हैं कि जीरो टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, कुछ टाइम के बाद आपको पता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी। सपोज पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, टाइम जीरो पे इतनी थी, जब टाइम थोड़ा सा आगे हुआ तो इतनी हो गई, ठीक है, ये आपको पता है इतना। अब देखो लिमिट आपने लगा दी, आपने कर लिया, अब क्या करोगे, अब क्या करना है आपको, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो आपको एक रूल क्या है, बस ऐसे ही याद रखना है कि डी ए की इंटीग्रेशन होती है ए, ठीक। इसी तरह डी टी की इंटीग्रेशन होती है टी, ठीक। डी जिसके साथ लगा हो ना, सिर्फ डी एक्स जो होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास लिमिट लग गई है, हमें अब डी ए की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक। अब देखो डी ए की इंटीग्रेशन होती है ए, तो अब मैं यहां लिख देता हूं, देखो डी ए की इंटीग्रेशन क्या होती है ए, ठीक। ए के ऊपर ऐसे ब्रैकेट है ही पहले से, ठीक है। डी ए की इंटीग्रेशन होती है ए, और लिमिट आपको पता है, आपने थोड़ी सी भी इंटीग्रेशन की होगी तो आपको पता होगा, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं डी ए की ए हो गई, हमने इंटीग्रेशन कर ली, इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है उस टाइम, और ए नॉट और ए टी लिमिट को हम ऐसे ही रखते हैं, यहाँ ए नॉट है, यहाँ ए टी है अभी, ठीक। अभी लिमिट हमने पुट नहीं की है, लिमिट ऐसे ही रखी। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहां क्या होगा, आपको पता है अगर इसमें इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये के कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट चीज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर हो जाती है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, हम क्या करते हैं माइनस के बाहर निकाल देते हैं, और फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा के डी टी कर देते हैं, फिर लिमिट जीरो से टी पुट कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहां टी इज इक्वल टू जीरो है, से टी क्या किया मैंने, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, डी टी को अंदर कर दिया, ठीक। तो अब देखो ऐसे इधर भी लिख सकते हो कि कांस्टेंट को यहां हम बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से टी तक करते हैं किसकी, डी टी की। अब आप क्या करो, ये तो एज इट इज है, ए की ए नॉट से ए टी तक है, ठीक, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यहां डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी टी की इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताया, डी टी की इंटीग्रेशन होती है टी, तो यहां हम क्या करेंगे, टी लिखेंगे, उसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट डालेंगे, और ये माइनस के तो एज इट इज रहेगा माइनस के पीछे, ठीक। इस डी टी की इंटीग्रेशन करके ये टी लिखा, ब्रैकेट इसलिए डाली ताकि हम लिमिट लिख पाए, तो लिमिट लिखेंगे जीरो से टी, जीरो से टी, ठीक।
बस इतना आपको समझ में आया। अब देखो, अब क्या करना है, ये जो लिमिट्स लगी हुई हैं इन लिमिट्स को पुट करना है, आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स। तो लिमिट पुट कैसे करते हैं, लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे पुट करते हैं, ठीक। तो आपको ये पता है कि ये जो ए है ना हमारा, इस ए की जगह एक बार ए टी पुट करना है, माइनस इस ए की जगह एक बार ए नॉट पुट करना है। तो ए की जगह ए टी पुट करेंगे तो ए टी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट मैंने यहाँ इसलिए लगाई क्योंकि ए कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ब्रैकेट ए का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और हमने क्या किया, अपर लिमिट पुट की, इस ए की जगह पहले ए टी लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, ए नॉट, क्या करेंगे इस ए की जगह ए नॉट लिख देंगे, बस ये लिमिट पुट कर दी हमने। अब आपको पता है ये कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन एट जीरो टाइम को, ठीक, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के तो है ही, ठीक, इसमें भी लिमिट पुट करो, माइनस के तो कांस्टेंट है, इस टी में लिमिट पुट करेंगे तो पहले ऊपर वाला ये जो टी है इसको टी को यहां रखेंगे, माइनस ये जो दूसरा जीरो है ना, इस जीरो को टी की जगह रखेंगे, तो जीरो को टी की जगह रखेंगे, कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले को पहले यहां रखना है, फिर नीचे वाले को यहां रखना है, और रखना किस में, जिसके ऊपर लिमिट है उसी के ऊपर रखना है। ऐसा नहीं कि आप टी को के की जगह रख दो या जीरो को के की जगह, ऐसा नहीं करना, ठीक। क्या करना है, इस ए टी को पहले ए की जगह रखना है, माइनस करना है, फिर ए नॉट को ए की जगह रखना है। इसी तरह टी है ना, जो टी के ऊपर लिमिट है, तो इस टी को पहले यहां रखना है, फिर माइनस करके इस जीरो को टी की जगह रखना है। आपको अभी ये पता है कि टी माइनस जीरो करेंगे तो बस वही आएगा, मतलब ऐसा, ए टी तो एज इट इज यहां रहेगा, माइनस ए नॉट रहेगा, यहां से क्या आएगा, माइनस के इंटू टी आएगा, दैट्स इट। ये जीरो के टी है ना, के टी से जीरो को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा ना, ये जीरो वाले पार्ट तो खत्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ माइनस के टी आएगा। अब आपको टी के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगानी है, ब्रैकेट सिर्फ इंटीग्रेशन खत्म करने के लिए हमने स्टार्टिंग में लगाई थी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम अगर करो, आपसे कोई बोल दे इस माइनस को खत्म कर दो, तो कैसे खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे इस माइनस को, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल कर दूं, ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल कर दूं, मतलब इधर भी माइनस से मल्टीपल कर दूं, मतलब ओवरऑल लिख लो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीपल कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीपल कर दूं, ठीक, जो आपको अभी यहाँ जैसे आप लिखोगे ना अपनी नोटबुक पे, करके नहीं दिखाना है, बस समझने के लिए, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो जो जो रकमें यहाँ, जो जो टर्म्स जो माइनस की हैं वो प्लस की हो जाएंगी, और जो जो प्लस की हैं वो माइनस की हो जाएंगी। तो आप देखो ए टी क्या है, ए टी प्लस का है ना, तो जब इसको माइनस से मल्टीपल करेंगे ए टी माइनस का हो जाएगा, ये ए टी हो जाएगा माइनस का, ठीक। अब ये माइनस ए नॉट है तो ये प्लस ए नॉट हो जाएगा, प्लस ए नॉट, ठीक, इज इक्वल टू माइनस के टी जो है ये प्लस के टी हो जाएगा, बस इतना, प्लस लिखो या ना लिखो एक ही चीज है, ठीक, माइनस खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप एक काम कर लो, अब आप ये कर सकते हो, देखो अब आप ये कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखो, देखो इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहां, इस ए नॉट, ये ए नॉट प्लस का है ना, तो इसने ए नॉट को इधर लिख लो, ये माइनस ए टी है, इस माइनस ए टी को यहां लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का पहले लिख लेते हैं, माइनस ए टी को बाद में लिख दिया, इज इक्वल टू के टी कर दिया, इतने में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, इस प्लस ए नॉट को इधर लिख लिया, माइनस ए टी को इधर लिख लिया ताकि माइनस बाहर ना दिखे, थोड़ा सा अच्छा लगे, प्लस ए नॉट को इधर लिख दिया, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो ये हमने लिख लिया ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ठीक, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा यहां से हटाना पड़ेगा, देखो कैसे करना है, देखो ये मैंने लिखा है ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने के टी को इस तरफ लिख लिया, इसको उस तरफ लिख लिया, एक ही चीज है, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, ये लिख लिया, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लो, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, देखो ये जो इक्वेशन हमने बनाई ना, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये देखो अगर मुझे यहां से ए टी की वैल्यू निकालनी हो
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ए टी को अगर मैं यहां से निकालूं, यहां से कर लो, ए टी को अगर हम यहां से निकालें, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ इस ए टी को मैं निकाल रहा हूं, ये माइनस ए टी है, इस तरफ लेके आऊं तो ऐसा हो जाएगा, प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक, इसको मैं यहां से निकाल रहा हूं, माइनस ए टी इस तरफ आ रहा है तो प्लस ए टी हो गया, इज इक्वल टू ये ए नॉट एज इट इज इधर ही है, और इस के टी को मैं उधर लेके जा रहा हूं तो माइनस के टी हो जाएगा। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। देखो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको दो इक्वेशन मान लो, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, बेसिक मैथमेटिक्स यूज किया हमने। पहले तो ये इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन, ठीक, तो इस इक्वेशन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, इस माइनस ए टी को बाहर निकाला, माइनस ए टी को इस तरफ लेके आए तो प्लस ए टी हो गया, इज इक्वल टू ए नॉट इधर ही था, माइनस ये के टी को उधर लेके गए ना, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब देखो ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अब आप ये देखो, मैं यहां लिख देता हूं, देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो यूज करके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देखो फ्रॉम फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम लें, इस फर्स्ट को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट को अगर मैं यहां से k की वैल्यू निकालूं, फर्स्ट से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं, k इज इक्वल टू क्या आएगा, k इज इक्वल टू ये आएगा ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखो k की वैल्यू निकाली, ये t नीचे चला जाएगा, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू ए नॉट, देखो 1 बाई टी इंटू ए नॉट माइनस ए टी, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे लिख दो, 1 बाई टी इंटू ए नॉट माइनस ए टी, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ठीक, समझ में आया आपको, 1 बाई टी इंटू ए नॉट माइनस ए टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखो यहां से एक्चुअल में जब हमने इंटीग्रेशन कर ली, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक, तो अब इन्हीं इक्वेशंस को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ठीक है, देखो ये इक्वेशन आ गई, ये आ गई, और इस इक्वेशन को आप, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये इक्वेशन इसको थर्ड मान लो, तो ये भी इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हमारी इक्वेशन कहां से आई, इंटीग्रेशन करने पे। और देखो ये जो इक्वेशंस आई ना, ये हमने किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाली, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यही जो इक्वेशंस होती हैं, इन्हीं इक्वेशंस को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो आपसे अगर कोई बोल दे, क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, तो बोले डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ऐसे डिराइव करोगे, ये इक्वेशंस आनी चाहिए लास्ट पे। ठीक, ये और ये, यहां से हमने ये निकाली, ओवरऑल ये इक्वेशन एक ही है। ठीक, हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। अब देखो यहां से क्या काम हमारा हो सकता है, देखो इंटीग्रेशन करके हम कुछ और जो फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं किसी रिएक्शन के लिए। जैसे अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो, फाइनल कंसंट्रेशन दी हो, कोई टाइम दिया हो, उस टाइम पे हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हो, ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम दिया हो, फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर हमें रेट कांस्टेंट और ये दिया हो तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब आपने ये तो देखा ही होगा कि जब हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं, ये वाली, इससे हम उतनी चीजें नहीं निकाल पाते जितनी हम यहां से निकाल पाते हैं। यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन को यूज करके टी निकाला जा सकता है, के निकाला जा सकता है। ठीक, तो ये चीजें हम यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक, इसलिए आप बोलोगे कि इंटीग्रेट करके इक्वेशन निकालना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना टॉपिक लिखा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ले ली, उसके लिए हमने क्या किया, उसकी रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके कुछ इक्वेशंस निकाली जिनको बोला कि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है। ठीक, अब आप ये देखो कि हम यहां से कुछ ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहां से आपको ये लग रहा है कि ए टी इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट माइनस के टी है, ऐसा है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है। ठीक, अब आपको ये पता है कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ठीक, आपको पता है ये जो इक्वेशन होती है, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ऐसा मैंने आपको
पीछे वाले चैप्टर में भी मुझे लग रहा है बताया था। ये जो इक्वेशन होती है ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक। मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ आता है, देखो c प्लस एम एक्स है ना, इसमें होता क्या है, देखो ये c जो होता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, m होता है स्लोप और x जो होता है इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ आता है। मतलब ऐसे अगर हमारे पास y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स इक्वेशन है ना, इसका ग्राफ आता है c इंटरसेप्ट होता है, मतलब कुछ यहाँ से इसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से कुछ जगह यहाँ से छूट जाती है और यहाँ से ग्राफ आता है, इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है ऐसी हो, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स हो, ठीक है, माइनस एम एक्स हो, तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा, ठीक है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक। अब देखो यहां प्लस एम में ना, m होता है स्लोप, तो प्लस एम में जो प्लस एम में तो मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो इस वजह से लाइन ऊपर की तरफ जाती है। अगर माइनस एम हो तो लाइन नीचे की तरफ आती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, इनका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक। अब देखो ये जो इक्वेशन है फ्रॉम सेकंड, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। आप लिख सकते हो दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, कंपेयर किया जा सकता है। देखो वेयर, देखो यहां अगर मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मैं देखो इसको y मान लो इज इक्वल टू इसको c मान लो, माइनस इस k को m मान लो, इस t को x मान लो, ठीक। तो अब हम जब यहां ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो y और x के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक। तो यहां किसके बीच में ग्राफ होगा, देखो आपको समझ क्या पता आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहां ये है ना, इसको y मान लो, y इज इक्वल टू इसको c मान लो, माइनस इस k को m मान लो, इस t को x मान लो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि यहां से ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो इस इक्वेशन से, और यहां इक्वेशन के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ग्राफ दे के बोला जाता है बताओ किस ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक। तो ऐसा होता है, तो ग्राफ आप ड्रा कर सकते हो। तो कैसे ड्रा करोगे, यहां मैं कर देता हूं ऐसे। तो यहां हमने y और x के बीच में ग्राफ ड्रा किया था, यहां y क्या चीज है, y a t है, मतलब हम a t के बीच में, और x क्या चीज है, यहां x जो है इससे कंपेयर करो, m हमारा k है तो x हमारा t है, तो डेल a t इंटू t का ग्राफ हम ड्रा करेंगे यहां से। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, यहां से थोड़ा छोटा सा कर देता हूं, ये t लिख दिया, इस तरफ t है नीचे, देखो x एक्सिस पे t है, दिख रहा है आपको, x एक्सिस पे t है और ऊपर की तरफ हमारा a t है, ठीक। तो a t वर्सेस t का ग्राफ हम यहां से ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, a t वर्सेस t का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो आपको पता है ये लाइन, ये जो इक्वेशन है किससे कंपेयर की हमने, y इक्वल टू c माइनस एम एक्स, इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा, ठीक है। तो बस ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, ठीक। और ये इतना पार्ट जो होता है ना, ये होता है हमारा, ये पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट होता है हमारा c इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ये। तो यहां हम लिख लेंगे ये पॉइंट हमारा a नॉट है, ये a नॉट इंटरसेप्ट है, c जो है ना, c वो a नॉट है, माइनस ये जो लाइन है इसका स्लोप जो होता है, वो यहाँ स्लोप क्या है, m होता है स्लोप, m यहाँ क्या है, माइनस k के बराबर है, माइनस m है ना, देखो माइनस k के बराबर है, यहाँ स्लोप लिख सकते हो, स्लोप इज इक्वल टू माइनस k के बराबर स्लोप है। ऐसे करके आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। अगर आपको ऐसा ग्राफ एग्जाम में दिखे, बोला जाए आपसे, देखो ग्राफ ऐसा ड्रा किया हुआ होगा, ए टी वर्सेस टी का ग्राफ है, ठीक है, और उसमें लाइन नीचे की तरफ जा रही है, और आगे लिखा हुआ होगा स्लोप माइनस है, स्लोप माइनस के है, ठीक, मतलब नेगेटिव स्लोप है और के बराबर है स्लोप। बताओ ये किस ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, तो आप बोलोगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये है क्या चीज, एक्चुअल में हमने किया है प्लॉट ऑफ ए टी वर्सेस टी, तब ये हमने कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस टी का ग्राफ ड्रा किया है। तो ऐसा ग्राफ आएगा यहाँ से, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वहां नहीं दिख रहा तो एक बार यहाँ ड्रा कर लेते हैं। देखो ए टी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा, और टेढ़ा क्यों आता है, नीचे की तरफ क्यों आता है, क्योंकि इसको हमने किससे कंपेयर किया, y इक्वल टू माइनस सी माइनस एक्स से, मतलब ऐसी लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप माइनस है। तो यहाँ इस इक्वेशन में भी माइनस के टी है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ लिख सकते हो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ऐसी इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आता है, और इस पॉइंट को ए नॉट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ ये टी है, ये ग्राफ है ए टी वर्सेज टी का, ठीक। आपको ये ग्राफ पहचानना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो आपको फाइनली याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपने कैसे इंटीग्रेशन करके ये इक्वेशन लेके आनी है, ये इक्वेशन,
ठीक। अब देखो ये इक्वेशन हमने क्यों लिखी थी, ये इक्वेशन इसलिए लिखी थी ताकि हम ये ग्राफ ड्रा कर पाए। ठीक, आप एक बार इसके अच्छे से नोट्स बनाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछोगे। तो फाइनली हमने ये टॉपिक अपना खत्म कर लिया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ये निकाल ली, इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रा कर लिया। ठीक, तो अगर आपको इतना क्लियर हुआ, इसको अभी हटाते हैं, तो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं कि हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे। तो देखो अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए। ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन आपको दिमाग में एक पैटर्न जरूर बैठाना है कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या किया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी, ये आई, इसके बाद हम इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे। ठीक, इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, निकालेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम निकालेंगे। अब आप बोलोगे नहीं क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो और हाफ लाइफ टाइम निकालो, तो निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सारे टॉपिक्स में आपको अच्छे से करा रहा हूँ। ठीक है, तो करें इसको साफ। इतना अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो एक लाइक जरूर करना इस लेक्चर को। ठीक है, तो हटा दें इसको, फिर आगे चलते हैं। अभी आप टॉपिक लिखोगे ये वाला, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे हाफ लाइफ टाइम। उससे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो अभी हमने रेट क्या लिखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट इज इक्वल टू लिखा था के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, ये लिखा था। अगर आपसे कोई बोल दे कि रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ड्रा करो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ड्रा करो, तो कैसा ग्राफ आएगा ये बताओ। देखो ये इक्वेशन हमने लिखी थी, फिर हमने इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर लिया था, रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, अब आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो देखो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि चीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही पता होना चाहिए ना। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही पता होना चाहिए। अब यहां देखो रेट जो है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रा करना है। क्या रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? देखो रेट जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, कंसंट्रेशन यहां है ही नहीं, मतलब रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो ग्राफ कैसा आएगा, मतलब रेट जितना है उतना ही रहेगा, कंसंट्रेशन चाहे जितनी मर्जी बढ़ती रहे। अब देखो इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट इतना है तो इतना ही रहेगा, कंसंट्रेशन जा रही है, रेट इतना ही है, तो ऐसा ग्राफ आएगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि यहां से हमें ये पता चलता है रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा आएगा, रेट जितना है उतना ही रहेगा, कंसंट्रेशन चलती जाएगी, तो कंसंट्रेशन जा रही है क्योंकि कंसंट्रेशन इस एक्सिस पे है ना, इस एक्सिस पे, तो ये एक्सिस जा रही है, रेट इतना ही है। अगर ये भी बढ़ता तो इसका मतलब रेट बढ़ता, तो ये यहां तक की है, मतलब सपोज रेट यहां पहले 20 था तो इतना ही है, कंसंट्रेशन चल रही है, मतलब रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये भी आप लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर। अगर आपसे कोई बोल दे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ऐसा आएगा। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन ये है कि एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है क्या ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस होता है ना। ठीक है, इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कंसंट्रेशन वाली एक्सिस के पैरेलल है, और ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये ग्राफ शो कर रहा है कि रेट इज, ऐसा लिख दो, इट शोज दैट, ये शोज क्या कर रहा है, इट शोज दैट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी आप लिख सकते हो अपने नोट पर। ये ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है, तो यहां हमें इक्वेशन से पता चल रहा है कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वही हमने लिख लिया कि यहाँ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस वजह से रेट का ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब देखो हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, पहले ये समझो, यहां ही समझ लेते हैं। इस तरफ देखो, हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब होता है, हाफ लाइफ टाइम जो है ये होता है एक ऐसा टाइम, आप पहले ऐसे समझो, देखो हमारी रिएक्शन सपोज ए से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। ठीक,
तो आपको पता है जब ए से प्रोडक्ट बनेगा तो टाइम तो आगे चलेगा ना, टाइम पहले t इज इक्वल टू 0 होगा, फिर आस्ता 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 करके टाइम भी आगे जाएगा, टाइम तो चलता ही रहता है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी घटती जाएगी, प्रोडक्ट बनता जाएगा। ये आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था। अब देखो हाफ लाइफ टाइम होता क्या है कि वो टाइम जब हाफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाए, ठीक है, वो टाइम, ऐसा टाइम जब हाफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाए, मतलब ये जो रिएक्टेंट है इसका हाफ, इसका 1/2, इसका हाफ रिएक्ट हो जाए, ठीक है, ऐसे टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक। या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो जब हाफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा मतलब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कि रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, ठीक है, उस टाइम रिएक्शन आधी हो जाएगी, आधी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो जो टाइम होगा जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाएगी, या फिर ऐसा बोलोगे रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर जाएगा, ऐसे टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन, ठीक। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो इसको सिंपली, यहां मैंने हाफ लाइफ टाइम लिखा ना, इसको सिंपली हम आर करके लिख सकते हो, इसको हाफ लाइफ भी बोलते हैं, सिर्फ हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इसको हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उसकी हाफ लाइफ क्या है, मतलब आधी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, ठीक है। ये टाइम की बात है, ये हाफ लाइफ टाइम का मतलब है टाइम की बात है, ये वो टाइम है जिस टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, मतलब आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो कि आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, हाफ रिएक्शन, ठीक। ऐसे टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, या फिर हाफ लाइफ इसी रिएक्शन का, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है पीरियड का मतलब भी टाइम होता है, हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं, ठीक। ये तीन टर्म्स इसके लिए यूज की जाती हैं। अब आप लिखो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, लिखो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, इज द टाइम, एक टाइम होता है, इज द टाइम, एक ऐसा टाइम होता है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम in which the concentration of reactant, in which the concentration, ठीक है, the concentration of the reactants, ठीक है, is concentration of the reactant is reduced to 1/2, is reduced to 1/2, ठीक है। ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, ऐसे भी बोला जा सकता है द टाइम एट विच, लिख लो एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, half of the reactant is reacted, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, देखो और कोई डेफिनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो इतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसको समझो क्या लिखा है मैंने, देखो समझना तो आपको क्या है, ये आपको समझा ही दिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम किसी रिएक्शन का क्या होता है, जब हाफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाए, मतलब अगर सपोज हमारे पास रिएक्टेंट 100% था तो 50% रिएक्टेंट जब रिएक्ट हो जाए उस टाइम बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, हाफ हो गया। तो कैसे तीन टर्म्स में बोल सकते हो, जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाए उसको भी हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। जब का मतलब क्या है, किस टाइम पे, मतलब किस टाइम पे हाफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है, मतलब हाफ रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो गया, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, या फिर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, या फिर हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। या फिर जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ऐसा भी बोल सकते हैं,
ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं। तो अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ो, आपको समझ में आएगा। देखो, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू वन हाफ। देखो, ऐसा भी बोला जा सकता है कि हाफ लाइफ टाइम किसी रिएक्शन का ऐसा टाइम होता है जिस टाइम ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमने, सपोज ये ए हमारा रिएक्टेंट है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए नॉट थी, ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब हाफ हो जाए, मतलब जब हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 ली थी तो 100/2 हो जाए। 100/2 हाफ, देखो ना, 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने ली तो एक ऐसा टाइम जब 100 कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए, मतलब 1/2 हो जाए, मतलब 50 हो जाए, ऐसे टाइम को भी बोलते हैं। ऐसे टाइम को ही हम हाफ लाइफ बोलते हैं किसी रिएक्शन का। ठीक है, तो लिखा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच, मतलब ये एक ऐसा टाइम होता है जब क्या होता है, एट विच आएगा, यहां इन विच नहीं आएगा, एट विच कर दो, टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब हाफ लाइफ टाइम ऐसा टाइम होता है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, मतलब वो रिड्यूस होके वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसकी स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन के वन हाफ हो जाए। ठीक है, मतलब एक ऐसा टाइम होता है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, जब हमने स्टार्टिंग में अगर 100 कॉन्सेंट्रेशन ली थी तो इसका हाफ हो जाए, मतलब 50% हो जाए। आपको पता है हाफ क्यों होती है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रिएक्शन के दौरान घटती है, आपको ये तो पता है। जब रिएक्शन होती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती है तो प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो हम रिएक्टेंट की बात यहाँ कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट जैसा जैसा टाइम आगे जाएगा ना, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट की जितनी कॉन्सेंट्रेशन हमने ली थी उसकी हाफ कॉन्सेंट्रेशन बच जाएगी, मतलब हाफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा। उस टाइम को बोलते हैं हम हाफ लाइफ टाइम। एक बार फिर पढ़ लो, हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम, ये एक ऐसा टाइम होता है एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू वन हाफ। वन हाफ का मतलब होता है हाफ, ठीक है, रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऐसा टाइम होता है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है, वन हाफ के बराबर हो जाती है, मतलब हाफ हो जाती है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोला जाता है द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट्स। ठीक है, ऐसा टाइम जब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ऐसे टाइम को बोलते हैं ये। ठीक है, और ये जो हाफ लाइफ टाइम होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी हाफ, टी 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपको ये तो पता ही होगा ना 1/2 क्या होता है, 1/2 को हाफ बोलते हैं ना। ठीक है, 1/2 हाफ होता है, तो जो हाफ लाइफ टाइम है उसको टी 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ टाइम, यहां से एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक, तो ऐसे पूछा जाएगा डिराइव एन इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम डिराइव करेंगे इक्वेशन। आपको पहले ये समझाना था हाफ लाइफ टाइम होता क्या है। ठीक, अब आपको ये तो पता चल गया हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जब आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए या फिर जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हमने ली थी उसका हाफ हो जाए। ठीक, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक, तो अब इस हाफ लाइफ टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? T1/2 से। ठीक है, तो T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है हमारा हाफ लाइफ टाइम। अभी हम इसको डिराइव करते हैं। अब आप ये देखो, हम क्या करेंगे, पहले इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिराइव करेंगे, ऊपर हमने लिखा ही है, तो यहां आप लिख सकते हो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपको पता है अभी हमने जो इक्वेशंस निकाली थी ना, उनमें से एक इक्वेशन ये भी आई थी हमारी, k इज इक्वल टू A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई टी, ये आई थी, जिसको हमने इक्वेशन आई थिंक थर्ड बोला था। ठीक है, k इज इक्वल टू A0 माइनस AT बाई टी आया था। ठीक, तो ये क्या थी? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने निकाली थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको पता है वही इक्वेशन हम यहां लिखने वाले हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां लिख दो ऐसे, वी नो दैट, ऐसे कर लो, तो ये हमें पता है, वी नो दैट, हम ये जानते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू क्या होता है, A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई टी, ये होता है, ये हमें पता है। अब आप यहां से ये देखो, ये हमें पता है। तो अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम कैसा बोलेंगे? देखो यहां मैंने लिखा है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू A0 माइनस AT बाई टी होता है। ठीक, अब देखो एट
t इज इक्वल टू टी 1/2 पे क्या हो जाएगा, मतलब ये जो है ना, ये हमारी इक्वेशन है एट टाइम t पे, ठीक। ये इक्वेशन हमने अभी निकाली थी, वही उठा के लिखी है, कुछ भी नहीं है, ये हमें पता है। अब एट t इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब जब टाइम यहाँ जो लिखा है जब ये t हाफ हो जाएगा तो तब इक्वेशन कैसी हो जाएगी, वो समझने से पहले एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं इसको हटाता हूं। देखो एट t इज इक्वल टू टी हाफ पे क्या होगा, ठीक। तो आप ये देखो, एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, ठीक। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में मान लेता हूं पहले थी A0, ठीक। कुछ टाइम के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये हो गई AT, ठीक है। ये कुछ टाइम के बाद हो गई, मतलब जब t इज इक्वल टू 0 था इतनी थी कॉन्सेंट्रेशन, तो t इज इक्वल टू टी पे AT कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज यहां समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको समझ में आ गई सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वो है हमारी कि जब t 1/2 होगा तब कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। आपको पता है t 1/2 मतलब हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ लाइफ टाइम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हाफ टाइम के ऊपर, हाफ लाइफ टाइम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, मतलब AT कितना हो जाता है। देखो ना, हाफ लाइफ टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद ही हाफ लाइफ टाइम आएगा ना, तो कुछ टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, इससे, AT से, ठीक। तो मतलब जब टाइम हाफ हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, ये भी आपने लिखना नहीं है, मैं आपको कराऊंगा यहां, आप बस समझो। एट t इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब जब टाइम हाफ हो जाएगा उस टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, वो होगी किसी टाइम t पे ही होगी कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ऐसा बोलोगे जब टाइम हाफ हो जाएगा उस टाइम होता क्या है कि जो उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है, 1/2 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उस टाइम की जो कॉन्सेंट्रेशन AT होगी वो हो जाएगी 1/2 ऑफ A0, ठीक। आई समझ आपको, बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, एक बार फिर समझाता हूं, अगर इतना आपको समझ में आ गया, सब समझ में आ गया समझो। देखो हाफ लाइफ टाइम निकालने का क्या तरीका है, जब आपको पता है आपने रिएक्शन ली, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब टाइम जब 0 था तो रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी A0। जब टाइम t हो गया, टाइम t का मतलब ही यही होता है कि जब थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया, ठीक है, t 0 से थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है, ये हो गया, टाइम t हो गया, उस टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई AT, ठीक। अब देखो जब टाइम हाफ हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी रिएक्टेंट की, ठीक। तो आपको पता है कि जब टाइम हाफ हो जाएगा, तो हमने यहां डेफिनेशन में लिखा जब टाइम हाफ हो जाएगा मतलब हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा रिएक्शन का, उस टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2, मतलब उस टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगी। तो वही हमने यहां लिखा है कि जब टाइम हमारा t 1/2 हो जाएगा उस टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो ये जो उस टाइम है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, AT से, तभी हम लिख रहे हैं कि AT उस टाइम क्या हो जाएगा जब t हाफ होगा, उस टाइम AT जो होगा ना, उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन, जब टाइम हाफ हो जाएगा उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन AT। देखो ना, AT रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो जब टाइम हाफ हो जाएगा उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है AT, तो उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, जब टाइम हाफ हो जाएगा उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो वही हमने लिख लिया, जब टाइम हाफ हो जाएगा AT इज इक्वल टू 1/2, 1/2 ऑफ A0 हो जाएगा, मतलब उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। बस इतना आपको याद रखना है। अब देखो, अब कुछ भी नहीं करना आपको, अब आपको ये लिखना है, देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 1/2, यहाँ क्या होगा, यहाँ AT की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1/2 ऑफ A0, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A0 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1/2 है, ठीक। A0 को 1 से मल्टीपल करेंगे A0 आएगा /2। मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। इतना याद रखना है कि जब टाइम हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा, उस टाइम AT इज इक्वल टू A0/2 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होती है, डेफिनेशन बोल रही है, तो उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन AT इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। वही हमने लिख लिया एट t इज इक्वल टू t1/2, मतलब जब टाइम हाफ हो जाएगा उस टाइम AT इज इक्वल टू 1/2 A0 या फिर A0/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना, अब इस सारी, ये जो सारी चीजें, इन सारी चीजों को इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो क्या आएगा, देखो k इज इक्वल टू A0 तो एज इट इज है, ठीक, माइनस AT कितना हो गया,
ए टी हो गया ए नॉट बाई टू, तो यहां लिख लो ए नॉट बाई टू, ठीक, डिवाइडेड बाई ये टी जो है, इस टी को कब हमने रखा है, टी को टी हाफ रखा है, ठीक, हम टी को क्या कर रहे हैं, टी हाफ 1/2। अब देखो आपको क्लियर हो रहा होगा, यहां से हमने क्या किया, हम निकाल रहे हैं हाफ लाइफ टाइम के लिए इक्वेशन, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब हाफ टाइम होगा, जब आधी रिएक्शन कंप्लीट होगी, किस टाइम पे होगी, तो वो टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखा है टी इजिकल टू टी हाफ पे ए टी इजिकल टू ए नॉट बाई टू हो जाएगा, ठीक, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी है ही, इसमें हमने ए टी की वैल्यू यहाँ निकाली, ए नॉट बाई टू रख दी यहाँ, टाइम किस टाइम पे ए नॉट बाई टू आ रही है, किस टाइम पे ए टी की वैल्यू ए नॉट बाई टू आ रही है, वो टाइम रख दिया हमने यहाँ टी हाफ, तो टी हाफ टाइम की जगह टी हाफ लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है, देखो अब कुछ भी नहीं करना, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, तो ये हमने हटा दिया। अब देखो क्या करना है, अब आपको पता है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, ठीक। पहला काम आप एक कर लो, इस टी हाफ को इधर ले आओ, के को नीचे ले जाओ, ठीक है, इस टी हाफ को ऊपर ले आओ, क्योंकि हमने टी हाफ ही निकालना है, तो इस टी हाफ को ऊपर लेके आएंगे, के को नीचे लेके जाएंगे, तो होगा हमारा टी 1/2, ठीक, इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख लो, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई टी हाफ ऊपर आया ना, तो के नीचे चला गया, आपको पता है के नीचे जाएगा, टी हाफ ऊपर आएगा, तो के आएगा, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या करेंगे, इस टू को इस ए नॉट से मल्टीपल करो तो क्या आएगा, 2a नॉट आएगा, माइनस ये ए नॉट क्रॉस मल्टीपल किया डिवाइडेड बाई 2, इधर भी आएगा डिवाइडेड बाई के, ऐसा आएगा। अब देखो 2a नॉट में से एक ए नॉट निकालना है, दो में से एक निकालना, तो एक बचेगा, तो ए नॉट बचेगा, डिवाइडेड बाई ये 2 है, तो ये के ऊपर आएगा ना, तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2k आ जाएगा, ठीक। तो ये आती है ओवरऑल वैल्यू किसकी, T1/2 की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ठीक है। अभी इतना अगर आपको समझ में आया, ठीक है, ए नॉट बाई टू के, ठीक, तो आपसे एग्जाम में अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लें, एक MCQ दे दें और नीचे 4 ऑप्शन दे दें, आपसे बोला जाए बताओ टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन कौन सी है, तो ये होती है, और इसमें ये जो ए नॉट है ना, ए नॉट, ठीक है, ये क्या चीज है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आप बोलोगे टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, देखो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या किया हुआ है, जो हम देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिएक्शन ले रहे हैं ए से प्रोडक्ट, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर रिएक्शन लिए हुई है आर से प्रोडक्ट, आर से प्रोडक्ट, तो हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए नॉट से रिप्रेजेंट किया, टेक्स्ट बुक पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आर नॉट से रिप्रेजेंट किया है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, और हमने फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को ए टी से रिप्रेजेंट किया है ना, तो टेक्स्ट बुक पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को सिर्फ आर से रिप्रेजेंट किया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आर नॉट से किया है। तो अब मैंने ए से किया है, आप चाहे ए से करो चाहे आर से करो, बात एक ही है। तो आपने अगर टेक्स्ट बुक देखी तो वहां देख के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, वहां जो है टी हाफ इज इक्वल टू यहां लिखा होगा आर नॉट बाई टू के, ठीक। अब आर नॉट लिखो या ए नॉट लिखो, हमने पहले ही बोल दिया है ना कि ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, हमने पहले लिख दिया है, ठीक। अब देखो किसी और बुक पे देखोगे तो हो सकता है वहां इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया हो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को ए नॉट से या एक्स से या किसी और से रिप्रेजेंट किया हो, तो वो मैटर नहीं करता है, ठीक। आपने बस इतना देखना है कि टी हाफ क्या होता है, ए नॉट बाई टू के, या यहाँ स्मॉल ए बाई टू के भी लिखा हुआ मिल सकता है, आर बाई टू के, आर नॉट बाई टू के, जहां टू के हुआ वही इक्वेशन होगी टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जितनी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन से उनका हाफ लाइफ टाइम हम इसी से ही निकालते हैं। हाफ लाइफ टाइम होता क्या है कि जब रिएक्टेंट आधा रिएक्ट हो गया, ठीक है, 50% जब रिएक्टेंट खत्म हो गया, उस टाइम क्या होगा, 50% रिएक्शन भी होगी, 50% रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, आधी रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम को हम निकालते हैं टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, और कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। ये जो टी हाफ है, टी हाफ को हम टी 50% भी बोलते हैं, ठीक है। देखो टी हाफ का मतलब है कि रिएक्शन आधी हो गई, तो अगर हम 100 से माने, 100% से माने रिएक्शन आधी होने का मतलब यही है ना कि टी 50%,
मतलब 50% रिएक्शन जब कंप्लीट हुई उस टाइम का टाइम है ये, ठीक है। टी हाफ किस टाइम का टाइम है, मतलब कब का टाइम है, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई, ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाफ है, आधा है, तो अगर परसेंटेज में लें तो 100 पूरी परसेंटेज होती है, तो 50% हाफ हो जाएगी, टी 50% भी बोल सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 2024 में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि टी 100% बताओ, ठीक है, टी 100% बताओ, ठीक। 2024 में एग्जाम में जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने बोला था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी 100% बताओ। टी 100% का मतलब क्या हो गया, जब रिएक्टेंट पूरे का पूरा ही रिएक्ट हो गया, जब रिएक्टेंट पूरे का पूरा ही रिएक्ट हो गया, रिएक्टेंट खत्म हो गया, ऐसे टाइम को हम बोलते हैं टी 100%। मतलब जब देखो ये टी हाफ है ना, इसके लिए स्पेशल नेम होता है हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ। लेकिन हमारे से एग्जाम में टी 100% पूछ सकते हैं, टी 25% पूछ सकते हैं, टी 75% पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो इस बार 2024 में ये पूछा गया था, ठीक है, टी 100%। वहां एक क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए लिखा भी है, ठीक है, मैं आपको कराऊंगा भी। तो यहां उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए हाफ टाइम बताओ, कंप्लीशन के लिए टाइम बताओ, जब कंप्लीट हो जाती है उस टाइम के लिए टाइम बताओ। टी 100% मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन बनाओ इसके लिए जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, मतलब 100% हो जाता है टाइम पूरी रिएक्शन। देखो टी 100% का मतलब क्या है, टी 50% का मतलब क्या है, जब रिएक्शन हाफ हो जाए, ठीक है, मतलब जब रिएक्शन आधी हो जाए। टी 100% का मतलब है कि वो टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक। टी 25% का मतलब है वो टाइम जब रिएक्शन 25% हो जाए, ठीक। और टी 75% का मतलब क्या है, वो टाइम जब रिएक्शन 75% हो जाए। अब देखो इनका ये भी मतलब है, टी 100% का, टी 50% का मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट 50% खत्म हो जाए, ठीक है, 50% बच जाए। टी 100% का मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट 100% ही खत्म हो जाए, मतलब रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ना स्टार्टिंग में जो हमने लिया था वो खत्म हो जाए, वो जीरो हो जाए, ठीक है। टी 25% का मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट 25% खत्म हो जाए, ठीक है। और टी 75% का मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट 75% खत्म हो जाए, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब रिएक्टेंट 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब रिएक्टेंट 100% खत्म हो जाएगा तो रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, ठीक। जब रिएक्टेंट 25% खत्म हो जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 75% बचेगा। देखो परसेंटेज को हमेशा 100 से लेते हैं, ये आपको पता है। 25% अगर रिएक्टेंट खत्म हो गया तो पीछे 75% बचेगा, ठीक। जब रिएक्टेंट 75% खत्म हो गया तो पीछे 25% बचेगा, ठीक। अब यहां से आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इस बार भी पूछ सकते हैं, ठीक। हो सकता है यहां से इस बार आपको टी 75% का पूछ लें। अब हमें यह सीखना है कि टी 25% पे टाइम कैसे निकालें, टी 100% पे कैसे, टी 75% पे कैसे निकालें। तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे निकालना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। देखो यहां से टी 100% का तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो इसी को देख के, लेकिन मैं आपको यहां वैल्यू पुट करके भी दिखाऊंगा। अगर आपसे कोई पूछ लेना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी 100% बताओ, मतलब कंप्लीशन टाइम बताओ, तो आप ये लिख सकते हो कि टी हाफ होता है ए नॉट बाई 2k, ये होता है, ठीक। मतलब 50%, टी हाफ का मतलब है कि टी 50%। अगर 50% रिएक्शन इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है तो टी 100% कितने टाइम में होगी, इसके डबल टाइम में होगी। तो बस इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, ए नॉट बाई के टाइम आ जाएगा, ए नॉट बाई के टाइम आ जाएगा टी 100% के लिए, मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट के लिए। ये तो आप यहां से ही निकाल सकते हो। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में इतना टाइम लगता है, 100% होने में इसका डबल लगेगा, तो इसको डबल कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट बाई के आएगा, ठीक है। या फिर किसी में यहाँ ए बाई के भी लिखा हुआ मिल सकता है, बात एक ही है, ठीक। ये तो बस मैंने आपको बता दिया, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अभी हम एक बार इसको साफ करते हैं, फिर टी 25%, टी 75%, टी 100% ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक। तो वो देखने के लिए आपको ये इक्वेशन पक्का आनी चाहिए, ये इसी इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन से निकालेंगे सब कुछ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ये उम्मीद है, ठीक। तो हटा दें इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो हम निकालते हैं, देखो आपको मैं सही से सिखाना चाहता हूं सब कुछ, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। देखो हमें अब निकालना है टी 25%, टी 75% और टी 100%।
ये सीखना है ये कैसे निकलता है, ठीक। और आपको अभी अभी मैंने क्या बताया, मैंने बताया टी हाफ कितना होता है, ए नॉट बाई 2k होता है, ठीक है। ये तो आपको निकालना आ ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और आपको मैंने ये बताया टी हाफ को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए या फिर जब आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, मतलब जब रिएक्शन टाइम 50% भी इसको बोल सकते हैं, टी हाफ को 50% भी बोलते हैं। अब देखो ये सारा कुछ हमने निकाला था इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी, इस इक्वेशन से, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अभी हम सीखते हैं टी 25%, वो निकालने के लिए मैं एक काम कर देता हूं। देखो हमने इस इक्वेशन में टी को बाद में ऊपर की तरफ किया था ना, जब हमने टी हाफ लिखा था तो ऊपर की तरफ किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस टी को पहले से ही ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई, ये के नीचे आ जाएगा के। ये इक्वेशन यूज करके हम निकालेंगे सारा सिस्टम, ठीक। ये इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आप ये देखो टी 25% जो होता है ये कैसे निकलता है, ठीक। देखो टी 25%, आप फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट केस है टी 25%। तो ये अगर आपको यहां निकालना आ गया तो आप इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हो। देखो टी 25% का मतलब क्या है, मतलब है मीन्स, यहां लिख लो टी 25% मीन्स 25% of reactant is completed, मतलब इस 25% of reactant is reacted, ये लिख लो, ठीक। टी 25% का मतलब है कि 25% ऑफ रिएक्टेंट जो है रिएक्ट हो गया, 25% हो गया। अब देखो यहां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम ऐसे टाइम निकालते हैं जैसे टी 25% ये निकालते हैं ना, तो हम यहां बचा हुआ रिएक्टेंट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखो टी 25% का मतलब है, देखो आपको पता है परसेंटेज को हमेशा 100% से लेते हैं। हम मानते हैं कि रिएक्टेंट हमारा पहले 100% था, ठीक है। तो टी 25% मतलब ऐसा टाइम जब 25% रिएक्ट हो गया, उस टाइम को बोलते हैं टी 25%। तो इसका मतलब क्या है, 25% ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, इसका मतलब है 25% रिएक्टेंट खत्म हो गया, रिएक्ट हो गया, 25% चला गया, 25% ने प्रोडक्ट बना लिया। तो पीछे कितना बचा, तो आप यहां लिख सकते हो कितना बचा, 75% रिएक्टेंट इज स्टिल प्रेजेंट। अभी कितना है, 75% रिएक्टेंट अभी है, ठीक है, अभी है। अब आप देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, 75% रिएक्टेंट अभी है हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन हमने मान ली कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाना है ना, हमने मान लिया स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 1, ठीक है, 1 थी, ठीक। अब हमने माना है कि 1 ने, तो आपको मैं कुछ बता देता हूं कि अगर मुझे 50% निकालना हो 1 का, तो मैं ऐसे लिखूंगा 50% ऑफ 1 का 50% कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे निकालते हैं 50/100 मल्टीपल बाई 1। तो ये कितना आता है, यहां से आता है 1/2, ठीक, ये आता है 1/2। अगर मुझे निकालना हो 25% ऑफ 1 का 25% निकालना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा 25/100 मल्टीपल बाई 1, ठीक, यहां से आएगा 4, 1/4, ठीक। अगर मुझे निकालना हो 75% ऑफ 1 का 75% निकालना हो, तो मैं क्या लिखूंगा 75/100 मल्टीपल बाई 1। तो यहां से आएगा 25 पे उड़ाएंगे इसको, 25 3 का कितना होता है 75, और 25 4 दा क्या होता है 100, तो यहां से आएगा 3/4, ठीक। तो ये आपको निकालना पक्का आना चाहिए 1 की परसेंटेज। अब देखो अगर आपको 1 की परसेंटेज निकालनी आ गई, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो आप कोई भी परसेंटेज अगर एग्जाम में पूछ लेना, अगर बोल दें 40%, टी 40%, टी 30%, टी 95%, कुछ भी पूछ लें तो आप यहां से निकाल सकते हो। लेकिन कॉमनली जो है वो यही पूछा जाता है, या तो 50% या 25% या 75%, और टी 100 जो है वो भी पूछा जाता है, 100% ये भी पूछा जाता है। आपको पता है 100% के लिए तो 1 ही वैल्यू होगी, ठीक। 100% के लिए तो देखो ना, टोटल है ही 1 का निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन 1 है तो 100% 1 ही होगी। 50% 1/2 होती है, ठीक। तो
25% 1/4 होती है, 75% 3/4 होती है, ये आपको पता है। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ T25%। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि जब हम T25% लेंगे तो इसको यहाँ इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक, तो देखो T इज इक्वल टू T25%, इस पे क्या होगा, एट T इज इक्वल टू T25%। ठीक है, इस पे क्या होगा, इस पे ये होगा, इस पे ये होगा कि AT की वैल्यू देखो, AT कितना हो जाएगा। देखो हमने हाफ लाइफ टाइम भी ऐसे ही निकाला था ना, हमने लिखा था T इज इक्वल टू T25% पे AT की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो AT की वैल्यू कितनी होगी वो आपको यहां से ऐसे करना है। देखो हमने कैसे किया था, अभी हमने लिखा था कि जब T इज इक्वल टू T50 था या फिर T इज इक्वल टू T1/2 था, तब AT को हमने लिखा था A0/2, ऐसा लिखा था A0/2। मतलब समझ में आया आपको, AT को A0/2 लिखा था। अब देखो जब T इज इक्वल टू 25% होगा, ठीक है, उस टाइम हम AT को कितना लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उस टाइम हम AT को कितना लिखेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो यहां से डिपेंड करता है कि रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट बचा कितना। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अगर मुझे T25% निकालना है तो मुझे पता है T25% का मतलब है 25% रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया और बचा कितना, 75%। ठीक है, तो अगर मुझे 25% के लिए निकालना है तो मैं AT को 75% वाले से निकालूंगा। ठीक है, AT को मैं 75% वाले से निकालूंगा क्योंकि यहां मैंने लिख लिया है 75% रिएक्टेंट इज स्टिल प्रेजेंट, 75% रिएक्टेंट अभी है। तो अब AT इज इक्वल टू 75% वाला लगाना है मुझे। बस देखो AT इज इक्वल टू A0 कुछ होगा, A0 कुछ होगा, लेकिन 75% वाला लेना है। आपको पता है अगर हमने कंसंट्रेशन को 1 मान लिया तो 1 का 75% कितना आता है, 3/4। बस यही करना है। AT इज इक्वल टू 75% रिएक्टेंट बचा है तो AT कितना होगा, 3/4 ऑफ A0। दैट्स इट, इतना आपको करना है। अब मैंने 3/4 क्यों लिखा यहां, बोलो जल्दी। देखो हम निकाल रहे हैं 25% टाइम, जब 25% रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया उस टाइम बचा कितना, 75%। 75% जो है हमने माना है कि कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में हमने 1 ली, 1 का 75% कितना होता है, 3/4। तो जब देखो जब T25% हम निकालेंगे तो AT इज इक्वल टू 3/4 A0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 3/4 किस बेस पे लिखा, 75% रिएक्टेंट बचा है जो उस बेस पे लिखा, बचे वाले के बेस पे लिखते हैं। 75% बचा, 25% रिएक्शन कंप्लीट हुई, इसमें हम 75% वाला यूज करेंगे। 75% ऑफ 1 जो होता है 3/4 होता है। तो आपको पता है AT इज इक्वल टू कुछ A0 होता है, AT इज इक्वल टू कुछ A0 होता है, तो यहाँ AT इज इक्वल टू A0 3/4 A0 आएगा। बस इतना याद रखना है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, बस कुछ नहीं है। अब इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करो तो T कितना निकाला हमने, T 25%, और 25% को हम कुछ और भी बोल सकते हैं। 25% को हम 1/4 भी बोल सकते हैं। देखो 1/4 भी बोल सकते हैं। T 25% और T 1/4 पूछा जा सकता है। देखो T हाफ को हमने T 50 बोला था, तो 25% हमने निकाल के देखा कि 1/4 को 25% बोलते हैं। देखो ना, 1 का 25% 1/4 होता है, तो T 1/4 या फिर T 25% कितना होगा, इज इक्वल टू बस ये T है ना जो इस इक्वेशन में, T को हमने T 25% या T 1/4 यहां लिख दिया, बाकी इसमें पुट कर लो वैल्यू। तो A0 तो है ही यहां, ठीक, तो AT कितना आएगा, माइनस AT यहां 3/4 A0, तो यहां 3A0/4 लिखेंगे, 3A0/4 ये आएगा। 3A0/4 डिवाइडेड बाई क्या है, K। बस इसको सॉल्व कर लो। इसको करेंगे सॉल्व तो आपको पता है यहां से कुछ ऐसा आएगा, इस 4 को यहां मल्टीपल करो, 4A0 आएगा माइनस 3A0 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 4 आएगा, डिवाइडेड बाई ये K आएगा। ठीक, अब देखो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, यहां से हम करते हैं, ये वैल्यू आई हमारे पास T 1/4 की या फिर T 25% जिसको बोलते हैं। ठीक, T 25% की वैल्यू। अब देखो 4A0 में से 3A0 निकालेंगे, कितना बचेगा, 4 में से 3 निकालें 1 बचता है, तो A0 बचेगा, डिवाइडेड बाई ये 4 है, तो हमने इस K को ऊपर लेके आए थे, पहले तो 2K हो गया था ना, अब यहां इस K को ऊपर लेके जाएंगे तो 4K हो जाएगा। तो अब फाइनली हमारे पास आ गया T 1/4 और T 25% कितना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, A0/4K। दैट्स इट, यही इक्वेशन हमें निकालनी थी, ये एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। T 25%, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक, ऐसे हम T 25% निकालते हैं। ठीक, T 25% को हम T 1/4 से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी तरह हम T75% को T3/4 से रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरह हमने T1/2 को T50% बोला था ना, T1/4 को T25%, T3/4 को 75% ऐसे बोलेंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आपने T25% की वैल्यू निकालना अभी तक सीख ली होगी। अब हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, आप मेरे साथ साथ T75% की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हटा दें इसको, फिर आगे चलते हैं। अब आप निकालो T75%, तो मैं यहां लिख देता हूं कि T75% निकालते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 75% को हम 3/4 भी बोलते हैं। 1 का लेना है क्योंकि स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन 1 माना है। T75% और T3/4, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा ये, इसका मतलब क्या है, T75% का मतलब क्या है कि 75% रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, 75% रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया है इस टाइम पे, और बचा कितना, यहां 75% रिएक्ट हो गया तो 75 के बाद 25% बचेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि 75 के बाद 25 क्यों बचता है, तो आपको पता है 100% लेते हैं ओवरऑल, तो 100% में से 75% रिएक्ट हो गया, 25% लेफ्ट लिख लो, बच गया, या फिर लिख लो स्टिल प्रेजेंट, बस समझने के लिए। अब हमें निकालना है ये वाला T3/4। अब आप क्या करो, लिखो यहां एट T3/4, मतलब एट T3/4 या फिर एट T75%, AT कितना होगा, AT को किस बेस पे लिखेंगे, 25%, जो लेफ्ट हुआ उस बेस पे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 3 करा लिए आपको पता है AT इज इक्वल टू A0 कुछ होगा, मतलब A0 डिवाइडेड बाई कुछ होगा, वो हमें पता है। ठीक, और जब हम क्या कर रहे हैं, 75% निकाल लें, 3/4 निकाल लें, तो उस टाइम जो बचा उस बेस पे AT की वैल्यू लिखनी है। बचा कितना, 25%। ठीक है, तो AT इज इक्वल टू 25% कितना होता है, 1/4। ठीक है, 1/4, 25% 1/4 होता है ना, तो AT इज इक्वल टू A0 की टर्म में लिखेंगे, AT इज इक्वल टू 1/4 ऑफ A0 हो जाएगा। बस इतना समझना है और कुछ नहीं, बस जो यहां बच गया उस बेस पे ये लिखना है। ठीक, और लिखना तो AT को A0 में ही है। आपको पता है कि जब 75% रिएक्शन होगी, वो कुछ ना कोई वो टाइम होगा, उस टाइम पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है 1/4 हो जाएगी। इसी तरह जब हमने 75% मतलब हमने 25% निकाला था, उस टाइम हमने 75% वाला यूज किया था, क्योंकि जब 25% रिएक्शन होगी उस टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 3/4 हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसी तरह यहां ये क्या लिखा है मैंने, एट लिखा है ना, ये AT नहीं है, एट है ये, एट 3 टाइम 3/4, मतलब आर T75%, T75% पे AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बेस पे देखेंगे जितना रिएक्टेंट बचा है, तो 75% रिएक्ट हो गया इतने टाइम पे, 25% बचा है, 25% पे हम लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि 3/4 टाइम पे 75% पे AT की वैल्यू हो जाएगी 25% के आसपास। 25% होता है 1/4, मतलब AT इज इक्वल टू 1/4 A0 हो जाएगा। ये समझना है, इसको कंफ्यूज करके दिमाग में नहीं डालना है। ठीक, तो अब देखो, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं, इस इक्वेशन में डाल दो। T कितना लिखा, 3/4, तो T 3/4 डाल दो। R इसको T75% भी बोलते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा, A0 तो एज इट इज रहेगा, माइनस AT की वैल्यू कितनी आई, 1/4 A0, तो इसको A0 इंटू 1 करेंगे, A0/4 भी लिख सकते हैं, A0/4 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे के। अब क्या करेंगे, इस 4 को A0 से मल्टीपल करो तो 4 A0 आएगा। ठीक है, माइनस ये वाला A0 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 4 आएगा, और इस K को ऊपर ले जाएंगे तो 4 के साथ K आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब 4 A0 में से एक A0 निकालो तो 3 A0 बच जाएगा। देखो ना, 4 में से एक निकालना है, ये 4 A0 है, उसमें से एक A0 निकालना है, 4 में से एक निकालो, 3 A0 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 4K, ये बच जाएगा। अब ओवरऑल यहां से मैंने निकाला, क्या बना, 3 A0/4K। बस ये जो हमने निकाला ये हमारा T3/4 है। ठीक, और इसको हम T75% भी बोलते हैं। ठीक, आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा कि जब हम 75% निकाल रहे हैं, मतलब 3/4 निकाल रहे हैं, तो यहां भी 3/4 आ रहा है। ठीक, 3/4, और जब हम T1/2 निकाल रहे हैं तो A0/2K आ रहा है। ठीक, मतलब देखो A0/2K का मतलब क्या है कि यहां 1 है, 1/2K, देखो यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2, यहां 3/4 है, यहां भी 3/4। इसी तरह जब हमने T1/4 निकाला था तो यहां कितना आ रहा था, A0/4K।
ये आ रहा था, मतलब यहाँ यहाँ 1/4 है तो यहाँ भी 1/4 1/4, मतलब ये जो कोफिशिएंट है वो वही आता है जो यहाँ 3/4 में आ रहा है। ठीक है, मतलब जो हम यहाँ लिख रहे हैं ना वही कोफिशिएंट लास्ट पे आता है। ठीक, ये दिमाग में रख के आप इसको सही से कैलकुलेट कर सकते हो एग्जाम्स में। ठीक, अब देखो कि t 100% को कैसे निकालेंगे, ये आप मुझे करके बताओ। ठीक, देखो बिल्कुल सिंपल है, इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने कैसे किया, आप दो बार इसको करो, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, दो बार सॉल्व करो। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप वहां से फोटो लो, मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे भेजो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किया तो कुछ भी नहीं है, हमने 1 मान लिया है कंसंट्रेशन को, उसका परसेंटेज देखा है कि 1 का 50% 1/2 होता है, 1 का 25% 1/4 होता है। उस हिसाब से हमने ये देखा है कि यहाँ जो लेफ्ट हो जाती है, मतलब जितना रिएक्ट हो गया उससे जो बच गया उस बेस पे हम जो है निकालते हैं। ठीक है, तो 25% बचा तो 25% हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब AT जो है इज इक्वल टू 25% वाला A0 हो जाएगा। 25% वाला कितना होता है 1/4 A0, 1/4 A0। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं है, दो बार करोगे हो जाएगा। अब देखो इसको हटाते हैं एक बार। ठीक है, और t 100% निकालने की कोशिश करते हैं। इतना लिख लिया आपने। ठीक है, हटा दें इसको। 100% निकालना बहुत आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो आप ये निकालो t 100%, इसको आप कंप्लीशन टाइम भी बोल सकते हो। कंप्लीशन टाइम मतलब ये वो टाइम है जब रिएक्शन जीरो ऑर्डर की कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीशन टाइम। इसको कैसे निकालते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे, t 100% कैसे निकाला जाता है, तो आप लिखोगे एट t 100% AT कितना हो जाएगा, AT कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, रुको रुको थोड़ा सा सब्र, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्र। देखो मैंने अभी लिखा, जैसे 75% लिखा, t 75% का मतलब है 75% रिएक्टेंट खत्म हो गया, 25% बच गया। अब देखो एट यहां मैंने लिखा है एट t 100% क्या होगा, t 100% क्या होगा, 100% रिएक्टेंट रिएक्टेड, मतलब 100% रिएक्टेंट ही रिएक्ट हो जाएगा 100% टाइम पे। मतलब जब t 100% मतलब कंप्लीशन टाइम, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पता है रिएक्टेंट पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा ना। ठीक है, तो वही लिखा है एट 100% t 100% मतलब कंप्लीशन टाइम, जब पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा 100% रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 0 लेफ्ट, 0% लेफ्ट हो गया। तो अब आप ऐसा लिख सकते हो एट, मैं एट को AT लिख रहा हूं, एट t 100% AT कितना होगा, AT इज इक्वल टू 0। क्या ये आपको समझ में आया। देखो AT को किस बेस पे लिखते हैं, लेफ्ट के बेस पे। ठीक, तो जब हमारा 25% लेफ्ट था तो हमने 1/4 A0 लिखा था। ठीक, जब हमारा 75% लेफ्ट था यहां तो हमने 3/4 A0 लिखा था। अब हम क्या लिखेंगे, 100% टाइम पे 0% लेफ्ट हो गई ना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लिखेंगे 0 इंटू A0। ठीक, ऐसा लिखेंगे ना। एट 100% टाइम हम किस बेस पे लिख रहे हैं, जो लेफ्ट है उस बेस पे लिख रहे हैं, तो 100% टाइम पे AT, उस टाइम देखो ना 100% टाइम पे AT कितना हो जाएगा, जितना लेफ्ट है उस बेस पे लिखेंगे, तो लेफ्ट कितना 0 0, क्या 0 बचा है, A0 0 बची है। जब टाइम कंप्लीट हो गया उस टाइम जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 थी वो 0 हो गई, ये मतलब हो गया, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0। तो आप ऐसा लिख सकते हो AT इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट सीधा AT इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इस चीज को वहां पुट कर लो, t 100% लिख लो। ठीक है, तो 100% को t1 भी बोल सकते हैं, ठीक है बोल दो, नहीं तो ये भी चलेगा, इसको कंप्लीशन टाइम भी बोलते हैं, इज इक्वल टू A0 तो ये रहेगा ही, माइनस AT कितना हो गया, 100% पे AT हो गया 0, डिवाइडेड बाई कितना है K। अब आप पता है यहां से A0/K आएगा, A0/K आएगा। तो ये जो होता है ये होता है कंप्लीशन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ओवरऑल हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि t 50% कितना होता है, r जिसको हम r यहां लिख देते हैं t 1/2 बोलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t 1/2 होता है A0/2K, बिल्कुल सिंपल। तो t 1/4 कितना होता है, r जिसको हम t 25% बोलते हैं, ये होता है हमारा A0/4K। ठीक, और t
3/4 कितना होता है, या फिर इसको हम T75% बोलते हैं, ये कितना आया 3/4 A0, ऐसे लिख लो 3A0/4, 3A0/4 के यही आया। और T100% कितना होता है या कंप्लीशन टाइम कितना होता है जीरो ऑर्डर का, वो हमने निकाला A0/K आया, A0/K ये आया। ठीक, अब आपको याद रखना है इसको T1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T1, ठीक, T1 या T100%। देखो जो चीज यहां है, जैसे देखो जो चीज यहां है मैंने आपको पहले बता दिया, वही चीज यहां भी है। A0/2 के में कोफिशिएंट क्या है 1/2, इसमें 1/4 है तो यहाँ कोफिशिएंट 1/4 है, ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो यहाँ 3/4 है तो यहाँ भी कोफिशिएंट 3/4 है। तो यहाँ 100% है या फिर 1 है तो यहाँ भी कोफिशिएंट है ही नहीं कुछ, इसका मतलब 1 है। ठीक, ये आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछा होगा इस बार। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जहां ये आपको दिखेगा, तो उसका आंसर है A0/K, या फिर A0 की जगह वो A भी दे सकते हैं, R भी दे सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन असल में ऐसा होगा। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 25%, 75% कोई भी टाइम अगर निकालना हो आ गया होगा। अब आपको अगर 90% निकालना है तो क्या करोगे, 1 का 90% पहले निकाल लो, 1 का 90% कितना होता है। ठीक, तो उस हिसाब से आप जो लेफ्ट हुआ है रिएक्टेंट उस इसको यूज करके AT को उतना मान के AT इज इक्वल टू उतने टाइम्स A0 मान के निकाल सकते हो। ठीक, अगर इतना क्लियर हो गया तो फिर हम इस लेक्चर को यहां तक ही रखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक इतना ही था। हमने हाफ लाइफ टाइम भी स्टडी कर लिया, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी स्टडी कर लिया। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि एक दो पॉइंट्स और हैं जो टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, वो मैं यहां लिख के आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो इसको हटा दें। ठीक है, हटा दें, फिर आगे चलते हैं। ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, हटा देते हैं। अब आपको एक दो लाइनें ऐड करनी है, तो वो टेक्स्ट बुक की ही लाइनें। तो देखो, लिखो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन, लिख लो। लास्ट पे कुछ लाइनें ऐड करनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन, मतलब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, इसका यही मतलब है। ठीक है, बहुत कम ऐसी रिएक्शंस है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक, बट दे अक्कर अंडर स्पेशल कंडीशंस, साथ में ये भी लिख लो, बट दे अक्कर अंडर स्पेशल कंडीशंस, लिख देता हूं मैं यहां स्पेशल कंडीशंस, मतलब ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस देखने को बहुत कम मिलती हैं, लेकिन वो कुछ स्पेशल कंडीशंस के ऊपर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक, और वो कौन कौन सी स्पेशल कंडीशंस हैं, मैं यहां एक लाइन में और लिख देता हूं, जैसे सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड रिएक्शंस which occur on metal surfaces। ठीक है, some enzyme catalyzed reactions and reactions which occur on metal surfaces are few examples of zero order reactions। ठीक, ये आपको लाइनें दो लिखनी है, एक और भी लाइन लिखनी है। उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर अनकॉमन, ये बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शंस होती हैं, जैसे सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, मतलब कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शंस ही होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जिनमें एंजाइम को कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक, तो कैटलिस्ट क्या होता है आगे हम इसी चैप्टर में समझेंगे, कैसे काम करता है वो भी समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना देखो कि कुछ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस और ऐसी रिएक्शंस जो मेटल की सरफेसेस के ऊपर होती हैं, मतलब जिन रिएक्शंस में मेटल की सरफेस के ऊपर वो रिएक्शंस होती हैं, मतलब यहां कहीं ऐसे, तो वो रिएक्शंस जो होती हैं वो कुछ एग्जांपल होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल में आपको पहले ही करा चुका हूं, मैंने जहां आपको कराया था एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड थर्ड की कराई थी, वहां भी मैंने आपको लिखाया था। ठीक, तो यहां एग्जाम्पल एक लिख लो, जैसे मैं लिख देता हूं यहां डीकंपोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया
गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस। हॉट प्लेटिनम को पीटी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सरफेस। प्लेटिनम एक मेटल होता है, ठीक। तो देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया, मतलब जब हम गैसियस अमोनिया की डिकम्पोजिशन करते हैं हॉट प्लेटिनम सरफेस के ऊपर। अब आपको पता है प्लेटिनम मेटल है, इसकी सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है। तो ऊपर हमने यही पढ़ा कि ऐसी रिएक्शन जो मेटल की सरफेसिस के ऊपर होती हैं वो होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें अमोनिया की डिकम्पोजिशन होती है हॉट प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है। मैं यहां लिख देता हूं, अमोनिया NH3 होता है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है प्लेटिनम की प्रेजेंस में हॉट प्लेटिनम सरफेस में, ठीक है, प्लेटिनम। और यहां टेम्परेचर लिखा होता है 1130 केल्विन, टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है। प्लेटिनम कैटालिस्ट यहां यूज होता है। तो ये मेटल की सरफेस, मेटल प्लेटिनम यूज होता है, इसकी सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन में होता क्या है, N2+H2 निकलता है, ठीक है, N2+H2। ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, और गैसियस अमोनिया है तो ये भी गैस होती है। यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका रेट अगर हम लिखें तो रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारा अमोनिया है इसकी पावर 0 होती है, ठीक। ये एक एग्जांपल होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने पहले भी ये रिएक्शन लिखवाई है, लेकिन अभी फिर लिख लो, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हाफ प्लेटिनम सरफेस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ, ये टेक्स्ट बुक में लिखी है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन देके आपसे पूछा जाए अगर कि कौन सा ऑर्डर है इस रिएक्शन का, तो आप सीधा सीधा बोल देना डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, तो ये कैटलिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक। ये इज इक्वल टू, देखो, एनीथिंग रेज टू पावर 0, अभी हमने सीखा एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इज इक्वल टू K भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका रेट K के बराबर होता है, ठीक। अब देखो एक और रिएक्शन होती है, एक और रिएक्शन होती है, मैं लिख देता हूं यहां। देखो टेक्स्ट बुक के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि रिएक्शन होती कैसे, मतलब मॉलिक्यूल्स इस प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, गैस मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ लिखा है, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस दूसरी एग्जांपल लिख लो। दूसरी एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI होता है हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस, गोल्ड सरफेस, ठीक है, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ही एग्जाम्पल है, रिएक्शंस लिख लो या रिएक्शन लिखो, ठीक। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI जब हम करते हैं, HI होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको किया जाता है जब गोल्ड की सरफेस के ऊपर, तब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है, ठीक। तो आपको पता चल गया यहां से कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं बहुत अनकॉमन होती है, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस पे, जैसे अगर हम हॉट मेटल सरफेस के ऊपर कोई रिएक्शन करें या फिर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस करें, एंजाइम को कैटालिस्ट के तौर पे यूज करें, तो वहां जीरो ऑर्डर रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। तो ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हो कि HI की डिकम्पोजिशन कैसे होती है। तो HI ये रिएक्शन आपको मैंने पहले भी लिखाई है, HI इज इक्वल टू H2+I2 निकलता है यहाँ, ठीक है, ये, और यहाँ गोल्ड लिख दो, AU होता है गोल्ड कैटलिस्ट, और यहाँ कुछ टेम्परेचर भी होगा जो मैंने आपको पहले लिखाया है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा था यहाँ तक टॉपिक। ये कुछ टेक्स्ट बुक के ऊपर पॉइंट्स लिखे थे जो मैंने आपको समझा दिए। टेक्स्ट बुक के ऊपर या आपके सिलेबस में जितनी भी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में थी मैंने सब आपको दे दी। अब देखो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बहुत अनकॉमन होती हैं, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर जीरो ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चंस भी बहुत कम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर की टर्म्स में दिए हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि है नहीं है टेक्स्ट बुक पे। तो वही जो T25%, T75%, T100%, T50% और यह हाफ लाइफ टाइम, ये क्या होता है और डिराइव कैसे करते हैं, ये आपको एग्जाम में यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है।
जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से मैंने आपके लिए लाए, देखते हैं आप उनको कर पाते हो कि नहीं। तो क्वेश्चंस करने के लिए इनको हटाते हैं, फिर चलते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो क्या ये आप कर सकते हो? एक बार पढ़ो इसको, दिमाग लगा के पढ़ो। देखो लिखा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट हमने लिखा था, रेट हमने लिखा था इज इक्वल टू के होता है। तो रेट जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि हमने जब देखा था, हमने देखा था कंसंट्रेशन की पावर जीरो होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन? नो, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। मुझे उम्मीद है आप ये कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ T1/2 इज, हाफ लाइफ कितना होता है? ठीक है, देखो हाफ लाइफ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो T1/2, या फिर T1/2 को ब्रैकेट में भी रख लो तब भी चलेगा। तो यहां ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? तो हमने T हाफ की वैल्यू निकाली थी, हमने निकाली थी A0/2K। तो अगर हम यहां से देखें तो ये A0 ऊपर की तरफ है ना, तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, यही होता है। तो देखो यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, या प्रोपोर्शनल टू स्केयर। तो ए ऑप्शन आप देखो कोई स्केयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है। अब देखो मैं यहां से आपको एक चीज बता देता हूं, एक ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं यहां से, जो मैं भूल गया। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। इसका ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। देखो अगर मैं बोलूं T हाफ वर्सेस A0 का ग्राफ ड्रा करो, ठीक है, T हाफ वर्सेस A0 का ग्राफ ड्रा करो, तो क्या हम ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, बोलो जल्दी। इसका ग्राफ होता है ऐसा, ये भी आप यहां से ड्रा कर सकते हो। T हाफ वर्सेस A0, T हाफ वर्सेस A0 आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक, ये भी आप ड्रा कर सकते हो। अगर आपसे पूछ लें T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ये आता है। ठीक है, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इतना आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ भी आप ऐड कर लेना वहां। नेक्स्ट है, इफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.5, ठीक है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 4 सेकंड्स इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 2m। ठीक, ये जो m कैपिटल लिखा है ये मोलैरिटी लिखा है, मोलैरिटी के लिए m मोलर यूज किया है, जो आपको मैंने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था। देखो यहां ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्या बोला है कि रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दी है हमें 0.5 आगे यूनिट दिया है। ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड दिया है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन 2m दी है, मतलब A0 जो है हमें दी है 2m, 2 मोलर। ठीक, हमें पूछा है कि फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t बताओ, AT बताओ टाइम इतने पे, मतलब AT बताना है हमें, बस और कुछ नहीं। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, तो आपको पता है कि हमारे पास जो होती है इक्वेशन ये होती है ना, k इज इक्वल टू A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई t, ऐसा होता है। ये इक्वेशन हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन लाई थी, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। k की वैल्यू दी है 0.5 इज इक्वल टू A0 की वैल्यू हमें दी है 2 माइनस AT हमें निकालना है। ठीक, AT निकालना है, और टाइम की वैल्यू दी है 4 सेकंड, 4 सेकंड। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर लो यहां से। तो आपको पता है 4 को 0.5 से मल्टीपल करना है, 4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 2 माइनस AT, ऐसे करना है। तो यहां से कितना आएगा, 4 को 0.5 से मल्टीपल करोगे तो यहां मैं करता हूं 4 इंटू 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू 4 करेंगे तो 5 इंटू 4 आएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, तो यहां से 2 आएगा, यहां से आएगा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस AT। ठीक, अब आपको पता है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां
यहां से कैसे AT की वैल्यू निकल सकती है बोलो? इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, देखो 2 माइनस AT इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। तो माइनस AT इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस AT इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो माइनस AT इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आया, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। देखो ना, 8 माइनस AT इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आया, ठीक। माइनस AT इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो AT इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस AT इज इक्वल टू AT भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, माइनस AT इज इक्वल टू 0 मतलब AT भी 0। देखो ना, माइनस 0 के साथ लगे तो 0 ही होगा, 0 के साथ कुछ भी जुड़े 0 हो जाता है, तो AT इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ आप बोलोगे टाइम 4 सेकंड के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 मोलर है, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम 4 सेकंड के बाद जो है वो हो जाएगी 0 मोलर, ठीक। मतलब 0 मोलर हो गई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो खत्म हो गई, मतलब 0 मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, 0 मोलर इसका आंसर आएगा। AT हमने निकाल दिया, AT 0 आया, हमने पहले भी देखा AT 0 आया मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की ली थी खत्म हो गई, तो ये रिएक्शन 4 सेकंड के बाद कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो फार्मूला पुट करके। नेक्स्ट देखते, ये देखो, इन अ 0 ऑर्डर रिएक्शन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल, देखो अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, उसमें अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो क्या होगा? देखो यहां कुछ ऐसा पूछा है कि हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट होता है ऐसा, ठीक। इसमें अगर हम देखो ये रेट है ना, ये इसमें होता ही नहीं, इसमें ये होता ही नहीं, रेट इज इक्वल टू K होता है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इसमें है ही नहीं। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें, ट्रिपल करें, तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रेट पे पड़ता ही नहीं। हमने पहले भी बहुत बार बोल दिया है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां लिखा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ कोई इफेक्ट होता ही नहीं। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन डबल करो चाहे ट्रिपल करो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को जब हम डिस्कस करेंगे, वहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करने पे रेट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 होता है, ये आपको सब कुछ पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वो क्वेश्चन है जो इस बार 2024 में पूछा गया था एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहां टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, बोलो जल्दी, क्या इसको आप कर सकते हो? ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक, सिंपल है। तो यहां बोला हुआ है कि 100% कंप्लीशन ऑफ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम बताओ। तो अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था बोलो जल्दी? A0/K निकाला था। तो यहां देखो इसमें ऑप्शन जो एग्जाम में दिए थे वही ऑप्शन यहाँ है, हमने निकाला था A0/K 100% कंप्लीशन के लिए, मतलब ये T 100% पूछा हुआ है, यही निकाला था। लेकिन इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में A/K लिखा हुआ है ना, इन्होंने A0 को A से रिप्रेजेंट किया, तो A/K आंसर आएगा, A/K C ऑप्शन, ठीक, ये करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, मैंने 5 बार आपको रिवाइज कराया, ठीक है, लेक्चर भी लेंथी हो गया, तो आप अच्छे से मेहनत से इस लेक्चर को देखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो यहाँ लिखा है नो ज्ञान जस्ट वर्क हार्ड, ठीक है, जैसे एक चैप्टर आपने कवर किया तो कॉन्फिडेंस आया, दूसरा भी चैप्टर कवर करोगे कॉन्फिडेंस और आएगा। तो ऐसे ऐसे आस्ता आस्ता चलना है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री रखी है, पढ़ना तो आपको है ही है, बिना पढ़े आप फेल हो जाओगे, आपके दोस्त आगे जाएंगे, आप उधर बैठे जाओगे, ठीक है, उधर ही बैठे रहोगे, तो इसलिए पढ़ना तो है ही, तो पढ़ो, ठीक है। टाइम भी कम हो रहा है आस्ता आस्ता, ठीक है, 7-8 महीने ही बच गए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।